नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में मिनी स्टेडियम से शहीद पार्क तक तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया। यह यात्रा भारतीय सेना के सफल ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित रही। हजारों स्कूली बच्चों, एनसीसी कैडेट्स, युवाओं व पूर्व सैनिकों ने भारत माता की जय के नारों के साथ इसमें भाग लिया। शहीद पार्क में उत्तराखंड के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम धामी ने कहा कि पाकिस्तान को भारत ने सख्त संदेश दिया है, जो भी देश की तरफ बुरी नजर डालेगा उसका यही हश्र होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने इस शौर्य पराक्रम और सटीक रणनीति से पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद घोषित हो रहा था, जिन्होंने पहलगाम में हमारे निर्दोष और निहत्थे पर्यटकों की नृशंस हत्या की थी, उनके 9 पाक स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान के अंदर इस प्रकार से हमारी सेना ने हमला किया कि 4 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। उसको सीज फायर करना पड़ा, युद्ध रोकना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा। हम इस बहादुरी के लिए, स्पष्ट नेतृत्व के लिए, दूरदर्शी नेतृत्व के लिए, मजबूत नेतृत्व के लिए जहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, वहीं हम सेनाओं का जिन्होंने शौर्य पराक्रम और साहस का परिचय दिया, उनका अभिनंदन करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड है और देवभूमि के हर घर से, कोई सेना में, कोई अर्धसैनिक बलों में, और तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में देहरादून हो, चाहे हल्द्वानी हो, टनकपुर हो या कोई स्थान हो हमारा, जहाँ भी आज सैनिकों के सम्मान में यात्रा निकल रही है, जन सैलाब सड़कों पर आ रहा है। इस बात का प्रमाण है कि पूरा देश सैनिकों के साथ है, पूरा देश एकजुट है और भारत की ओर जिहादी दुश्मन अब आंख उठाकर देखेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। भारत की सामरिक शक्ति बढ़ी है। पाकिस्तान ने अनेक अटैक करने का प्रयास किया, लेकिन हमारी सेना ने, हमारे एयर डिफेंस ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चंपावत के टनकपुर में स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग कर जनपद के विकास के लिए 18 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ जन और जनमानस से भेंट वार्ता कर उनसे संवाद किया। फिर कंप्यूटर ऑन व्हील्स में बच्चों से बात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों से मुलाकात कर लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये जनपद हमारा आदर्श जनपद अच्छे यहाँ पर विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस जनपद को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की ओर आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री का उनकी सोच है कि इस क्षेत्र में वेडिंग डेस्टिनेशन करना, उसी को ध्यान में रखते हुए साला रिवर फ्रंट पर भी तेजी से काम चल रहा है, जिसमें हमारा टनकपुर आसपास दूर का क्षेत्र, गंगोसा तक का क्षेत्र के अंतर्गत जो है समायोजित किया जाएगा और हमारे धार्मिक स्थल में सभी को बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर सड़कों का है, अन्य जो हमारी पार्किंग है, अन्य हमारे देव स्थान हैं, धार्मिक स्थान हैं, उन सब को बढ़ाया जाएगा। ब्रह्मा के धाम के सुविधाएँ बढ़ाई जा रही है। हमारा प्रयास जनपद चंपावत है और विकास की गति से आगे और यहाँ चलता जाता है पूरे देश के अंदर। आज लोगों के अंदर एक सेना को लेकर एक सम्मान का भाव है। इस प्रकार से हमारी सशस्त्र सैनिकों, सेना के तीनों, वायुसेना, जल सेना और थल सेना में युद्ध पराक्रम, साहस और सटीक हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट नीति के कारण से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और ऑपरेशन सिंदूर में स्ट्राइक करके आतंकवादी, अलगाववादी और जिहादियों के 9 अड्डों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम किया। हम उनको नमन करते हैं, हमारे सैनिकों को नमन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं जो उनके कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत को इसमें एक ऐतिहासिक सफलता मिली जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक लंबे समय तक याद रखी जाएगी और कोई भी दुश्मन हमारी ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि ये मोदी जी के नेतृत्व में
उत्तराखंड में मानसून अब ज्यादा दूर नहीं है और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा की आशंका को देखते हुए शासन स्तर पर खास तैयारियां की जाएगी। हर इस जिले में आपदा कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और निगरानी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पहले से पूरी तैयारी सुनिश्चित की जाए। राज्य सरकार का फोकस है समय से पहले सतर्कता, ताकि आपदा को टाला जा सके या उसका प्रभाव कम किया जा सके। मानसून के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और सभी जिलाधिकारियों को पहले से निर्देश कर दिए गए हैं। जहां रिवर से संबंधित, नदी नालों की सफाई से संबंधित अन्य जो पिछले सालों के अनुभव हैं उसके आधार पर पहले से तैयारियां करें। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवाद के विरुद्ध की गई निर्णायक और साहसी कार्रवाई को नमन करते हुए जनपद पौड़ी के पाबौ में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा आयोजित हुई। इस दौरान पाबौ की सड़कों पर देश प्रेम का जन सैलाब देखने को मिला, जो इस बात का प्रमाण था कि जब बात मातृभूमि की होती है तो देश का हर नागरिक देश सेवा के लिए एकजुट खड़ा है। हमारी सेना ने अदम्य साहस का जो परिचय दिया है, आज पूरे भारतवर्ष में हमारे सभी लोग जो है तिरंगा शौर्य यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने पाबौ में भी सैकड़ों लोगों ने इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया है। मैं कह सकता हूँ कि ये भारत की सैन्य शक्ति है और मैं अपने जवानों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके अदम्य साहस के कारण आज पाकिस्तान जो है पीछे हटा है और पूरा भारत आज सुरक्षित है। मैं देश के प्रधानमंत्री की ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। सरकार ने शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहायता राशि दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस राशि को कम बताते हुए विरोध कर रही है। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि शहादत का कोई मूल्य नहीं होता और शहीदों के बलिदान पर राजनीति करना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी है कि इस वक्त देश को एकजुट होकर सेना और शहीद परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए, न कि ओछी राजनीति करनी चाहिए। क्या शहीद की बलिदान है उसे पैसों में तोलने का अगर कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं तो ये बहुत ही, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। शहीद का कोई मूल्य नहीं होता है। शहीद परिवार के लिए आंध्र प्रदेश सरकार हो, भारत सरकार हो, जो अनुमन्य चीज है उसको तय करती है। लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का, उस शहीद का अपमान कर रहे हैं। भाजपा के मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह के बयान के बाद पूरे देश में इसे लेकर भारी आक्रोश दिख रहा है। वहीं कांग्रेस ने तो मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तराखंड में भी लगातार कांग्रेस की ओर से पुतले जलाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने भी मंत्री के इस बयान को गलत बताते हुए कहा कि किसी भी सामाजिक व राजनीतिक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी दल का हो, खुद पर संयम रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि जनता उनके बयान आचरण पर नजर बनाए रखती है। देखिए, चाहे वो भाजपा के नेता हों, चाहे किसी भी पार्टी के हों, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले जो भी लोग हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले जो भी लोग हैं, उनको एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए और इस सब चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह व्यक्ति कितने महत्वपूर्ण पद पर है, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता को, राजनीतिक कार्यकर्ता को आम जनता देखती है, उस पर नजर रहती है। तो इसलिए मैं यही अपील करना चाहता हूं कि प्रत्येक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर काम करने वाले व्यक्ति को एक मर्यादित आचरण का पालन करना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि जिस तरह से पिछले दिनों देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई, यह सैनिकों के लिए एक अच्छा कदम था, लेकिन बीजेपी अब पूरे देश में सिंदूर सम्मान यात्रा निकालने की बात कर रही है। लेकिन बीजेपी के ही मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी से पूरे देश ने शर्मसार होने का काम किया है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को तुरंत कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए था, वहीं कैबिनेट मंत्री पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। सैनिकों का सम्मान हर पार्टी, हर वर्ग के लोगों को करना चाहिए। देखिए, सैनिकों ने जो इस समय काम किया वो निश्चित देश को गौरवान्वित करने वाला काम है, लेकिन कुछ ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनके मंत्री हैं,
वो जो हमारी देश की बेटी है, जो हमारे सेना का गौरव है, सोफिया जी, उन्हीं के लिए ये इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आतंकवादियों की बहन को हम लोगों ने वहां पर भेज दिया और उन्हीं से हमने ये युद्ध करवाया, उसकी जो भी भागदौड़ उन्होंने संभाली। तो इस प्रकार के जो वर्ड ये भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री कह रहे हैं, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम करना चाहिए। सैनिक सम्मान यात्रा तो निश्चित तौर पे सैनिकों का सम्मान है, उन्होंने हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाया है, लेकिन ऐसी यात्रा जो ऐसी पार्टी निकाल रही है जिनका दोहरा चरित्र है, वो कहते कुछ है और कुछ और है और करते कुछ और है। सबसे पहले इनको अपने मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित तौर से तब सेना का गौरव बढ़ेगा और सैनिकों का और जो हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में 20 प्रस्तावों पर धामी मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है। कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए वीर सैनिकों और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया गया। वहीं कैबिनेट बैठक संपन्न होने के बाद गृह सचिव शैलेश बगौली ने ब्रीफिंग कर कैबिनेट प्रस्तावों की जानकारी दी। नवीन पेंशन योजना भी हमारे प्रदेश में लागू है और इसमें जो भारत सरकार का जो आदेश आया था उसमें एक कट ऑफ डेट निर्धारित की गई थी 2005। उसमें ये था कि उससे पहले जो नोटिफाइड पद हैं उनको पुरानी पेंशन में लिया जा सकता है यदि लोग चाहें तो इसमें नोटिफिकेशन की डेफिनेशन को लेकर के संशय की स्थिति थी कि नोटिफिकेशन क्या होगा, ये क्या अध्याचन भेजने को नोटिफिकेशन मानेंगे या लोक सेवा आयोग जो विज्ञप्ति निकालता है उसको नोटिफिकेशन की तिथि मानेंगे। तो ये निर्णय लिया गया कि जो लोक सेवा आयोग या यूके SSS जो विज्ञप्ति निकालता है भर्ती के लिए उसी को नोटिफिकेशन की डेट माना जाए। जी, इसके बाद अगला मत था, ये प्राविधिक शिक्षा विभाग का मत था। इसमें पूर्व में जो पुस्तकालय अध्यक्ष थे उनकी जो नियमावली थी उसमें डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंसेज करके ही इसमें योग्यता रखी गई थी और ये निर्णय आज लिया गया कि बीलिप और एमलिप जो योग्यताधारी लोग हैं उनको भी इस सेवा नियमावली में उनको शामिल किया जाएगा। ये पुस्तकालय अध्यक्ष के पद। अगला मत ये परिवहन विभाग का मत था जिसमें मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम 2003 में उसमें ग्रीन सेस लेने की व्यवस्था है। तो आज ग्रीन सेस ये पूर्व में 2017 में निर्धारित की गई थी प्रवेश उपकर नाम से, ये 2017 में निर्धारित की गई थी, उसके बाद कोई वृद्धि नहीं की गई थी। तो ये प्रवेश उपकर में मुद्रास्फीति की दर के बराबर लगभग 28 से 30% की वृद्धि का प्रस्ताव आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। ग्रीन सेस सर ये किस रूप में वसूला जाएगा? देखिए, ये जो हमारे जो बाहर से वाहन आते हैं, कमर्शियल वाहन या अन्य वाहन जो आते हैं, भार वाहक या कमर्शियल वाहन। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, फौरन लौटेंगे आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार स्थित नगर कोतवाली क्षेत्र के रोड़ी बेलवाला से 15 मई को लापता हुई 4 साल की बच्ची का शव हरिद्वार के रेलवे ट्रैक के पास मिलने से हड़कंप मच गया। बच्ची के शव की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, तत्काल रूप से एसएसपी सहित पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। कल शाम को बम दास जो गड्ढा पार्किंग क्षेत्र में रहते थे, उनके द्वारा पुलिस को अवगत कराया गया था कि उनके पास ही रहने वाला एक व्यक्ति सूरज उनकी एक बहुत ही छोटी बच्ची को लेकर घर से निकला हुआ है। उन्होंने पहले उसे खोजने का प्रयास किया, उसके बाद वो पुलिस के पास आए। पुलिस ने तत्काल अपहरण का मुकदमा कायम करके सभी जितने भी हमारे वेयरअबाउट्स थे उसमें खोजने की कोशिश करी। आज उस बच्ची की डेड बॉडी यहाँ मिली है। अभी तभी फरार चल रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी उसकी अरेस्टिंग करेंगे और सख्त से सख्त सजा इसमें उसको दिलाई जाएगी। अभी उसका पीएम के लिए भेजा गया है। डॉक्टर की रिपोर्ट
का अभी आने का इंतजार है, वेट है। उसके बाद जो है सही निर्णय पर हम लोग पहुंच पाएंगे। किंतु इसकी हत्या में और इसके अपहरण में जो भी व्यक्ति शामिल है उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी पकड़ के उसको आवश्यक जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो उस पर की जाए। बिल्कुल हम लोगों की जो प्रथम दृष्टया जो अभी तक की जो एनालिसिस है उसमें हत्या के साथ रेप की भी हमें संभावना प्रतीत हो रही है। हालांकि पीएम रिपोर्ट के बाद ही चीज़ें और क्लियर हो पाएंगी, लेकिन जो अभियोग जो कायम है वो 302 के साथ संबंधित धाराओं में। उत्तराखंड में मदरसों की शिक्षा को लेकर वक्फ बोर्ड और मदरसा बोर्ड के बीच टकराव सामने आया है। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने ऐलान किया कि उनके अधीन 117 मदरसों में अब उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, जिसमें राम, कृष्ण, गुरु नानक और अंबेडकर जैसी महान हस्तियों की शिक्षा दी जाएगी। वहीं मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने जवाब दिया कि उनके मदरसों में 2023 से ही एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जा रही है और बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। दोनों बोर्ड अपने स्तर से बेहतर शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन दृष्टिकोण में मतभेद साफ नजर आ रहा। बिल्कुल सही है, दो सिलेबस एक मदरसे में नहीं चल सकते। अब अगर मदरसा बोर्ड पढ़ाएंगे तो उत्तराखंड बोर्ड नहीं पढ़ा पाएंगे, और इसलिए हमने बिल्कुल तय किया है कि हम उत्तराखंड का बोर्ड पढ़ाएंगे, उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ाएंगे। उत्तराखंड का आम बच्चा, जो मेरे उत्तराखंड का बच्चा पढ़ा है, वही मदरसे का बच्चा भी वही एजुकेशन हासिल करेगा और उसी एजुकेशन में वो श्री राम को भी पढ़ेगा उस मॉडर्न मदरसे में, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उत्तराखंड का उसमें श्री राम भी हैं, श्री कृष्ण भी हैं, गुरु नानक देव भी हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी हैं। हम नहीं पढ़ाएंगे ना तैतानिया, फोकानिया, पंजुम, मुंशी, मौलवी, मुअल्लिम, ये नहीं चाहिए भाई। हमें हमारे ज्ञान पे रहने दो, नहीं चाहिए हमें ये ज्ञान। हम मदरसा बोर्ड से भी, उनकी लाइन अलग है, हम कंट्रोवर्सी ना हो जाए इसलिए मैं उनकी लाइन पे नहीं जाऊंगा। वो उनकी एजुकेशन है, वो दें अपने मदरसों में। लेकिन हमारा मानना है कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर 117 मदरसे आते हैं, सबको प्योरली उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और मैंडेटरी कोई बाहर का बच्चा हमारे मॉडर्न मदरसों में नहीं पढ़ेगा। उत्तराखंड के जो बच्चे होंगे केवल उन्हीं के लिए हमारे पास एडमिशन है। हम बाहरी बच्चों के लिए हमारे मॉडर्न मदरसों में कोई जगह नहीं है, अभी फिलहाल के लिए तो कम से कम नहीं है। आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए हम बाहरी बच्चों को किसी कीमत पर भी अपने मदरसों में एडमिशन नहीं देंगे। देखिए, मदरसा बोर्ड एजुकेशन के लिए काम करता है और मदरसा बोर्ड के अंतर्गत जो मदरसे आते हैं वो मदरसे हैं जो नियमित तौर से रजिस्टर्ड हैं, और वो जो एजुकेशन हम उन्हें देते हैं तो उन्हें मॉडर्न एजुकेशन यानी एनसीईआरटी का सिलेबस उन सारे मदरसों में हमने 2023 से लागू किया है। और 2024 में उन बच्चों ने जो रिज़ल्ट उनका आया वो लगभग 96% से ज़ायद है, और बच्चों में एक उत्साह है, उमंग है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में हमने उन बच्चों के लिए एक मार्ग प्रस्तुत किया है कि जिससे वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। और ये सच्चाई है कि मदरसों में जो एजुकेशन अब तक सिर्फ धार्मिक एजुकेशन दी जाती थी, और मदरसों से रिलेटेड लोगों को कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर उन्हें वोट बैंक बनाए रखने के लिए मेन स्ट्रीम की जो गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन थी उससे दूर रखा और सिर्फ धार्मिक एजुकेशन उन्हें दी जाती थी। 2023 में हमने एनसीईआरटी को प्रैक्टिकली तौर से लागू किया और बच्चे उसमें प्रगति कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ये चाहते हैं कि उन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी मेन स्ट्रीम की एजुकेशन से जुड़ कर के उनका भी विकास हो, वो इंजीनियर बन सकें, डॉक्टर बन सकें और अपने देश प्रदेश का नाम वो भी रोशन करें और अच्छी एजुकेशन हासिल करके वो एक स्वयं रोज़गार के लिए तैयार हो जाएं। और जैसे कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर या अन्य रीजनल पार्टियों ने जो उन्हें सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाया और मदरसों से रिलेटेड लोगों को आरएसएस और बीजेपी से खौफजदा करके उन्हें अपने दल से जोड़े रखा और उनका झोली भर भर के वोट लिया। आज मदरसा एजुकेशन बोर्ड की कोशिशों से
माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन हम दे रहे हैं और आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि उसका असर भी सामने आएगा कि जो मीडिएटरशिप अब तक थी वो मीडिएटरशिप कमज़ोर होगी। जो मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काट करके उन्हें खौफजदा करते थे आरएसएस और बीजेपी से, वो अब नहीं कर पाएंगे। हाँ, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गर्मी के मौसम के साथ ही डेंगू और मलेरिया का खतरा भी बढ़ने लगा है। ऐसे में देहरादून जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है। डेंगू की रोकथाम के लिए घर घर सर्वेक्षण से लेकर दवाओं और जांच व्यवस्था तक खास तैयारी की जा रही है। जिलाधिकारी सवीन बंसल ने बताया कि निगम कर्मियों की टीमें घरों में जाकर लार्वा की जाँच और नष्ट करने का काम कर रही है। देखिए, जो हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं डेंगू मलेरिया, तो उसमें हमारे दोनों एस्पेक्ट्स हैं, प्रिवेंटिव और थेरेप्टिक। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे हमारे घर घर जाकर सर्वेक्षण करने हैं, आशा वर्कर्स को, आशा फैसिलिटेटर्स को, अग्रणी अमला है हमारा, इनके साथ साथ हमारे वॉलंटियर्स भी रखे गए हैं और हमारे निगम के कर्मी भी हैं। तो इन सबको प्रेरित रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए जिले स्तर से उनको एडिशनल 1500 रुपये दिए जा रहे हैं और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को 1555 रुपये अतिरिक्त दिए जा रहे हैं, वो संख्या कितनी भी हो। इसके साथ साथ जो हमारे वॉलंटियर्स रखे हैं उनका सुपरविजन भी आशा फैसिलिटेटर्स को दिया गया है ताकि वो उनके नियंत्रण में रहकर, उनके सुपरविजन में रहकर कार्य करें। और लार्वा सोर्स रिडक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो घर घर जाकर हमको राउंड्स जो हैं वो इंटेंसिफाई करवाने हैं, इसलिए फोकस उस पर किया गया है। सेकेंड है कि जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर हमारे रिसोर्सेज, मशीनरी, किट्स वो पर्याप्त मात्रा में रहनी चाहिए। तो चाहे हमारी एलिजा मशीन्स हों जो डायग्नोसिस करती हैं या फिर हमारे ब्लड सेपरेटरी यूनिट्स हों, उन सब की संख्या में इजाफा किया गया है और फंड्स यहाँ जिला लेवल से कंसर्न हॉस्पिटल्स को प्रदत्त किए गए हैं। सर, उनके ऑर्डर्स भी हो चुके हैं। और थर्डली जो हमारे कंज्यूमेबल्स हैं, किट्स हैं, उनका ऑलरेडी स्टॉक कर लिया गया है। फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट लैब्स हैं, क्लिनिक्स हैं, उनके दर निर्धारित भी कर दिए गए हैं। यदि उससे ऊपर दर चार्ज की जाती है तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।